वेलकम एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका यूनिट 8 में हम लोग देखेंगे आईसीटी। तो ये पहला चैप्टर है आपका आईसीटी का। इसमें हम लोग देखेंगे आईसीटी जो है इसका मीनिंग क्या है, आईसीटी एजुकेशन कैसे इन्फ्लुएंस करता है एजुकेशन को, हमारे ओल्ड ओल्ड एजुकेशन टाइप था उसको कैसे आईसीटी ने इन्फ्लुएंस किया है। नेटवर्क्स देखेंगे हम लोग आईसीटी का, नेपटेल के बारे में पढ़ेंगे, मूकिट, आईआईटी बॉम्बे, एक स्वयं प्रभा और एनएमई आईसीटी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा पॉलिसी बनाया गया है ताकि आईसीटी को एजुकेशन के लिए यूज किया जा सके। और ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर आपका यूनिट 1 में जो है टीचिंग एप्टीट्यूड, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो ये दोनों चैप्टर मिला के ये वीडियो बनाया गया है। तो आप अगर इस चैप्टर में ये जो वीडियो है उसमें पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आईसीटी के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं तो मतलब क्या है। तो आईसीटी अगर देखा जाए, आईसीटी का फुल फॉर्म है आपका, आई से है आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और मेनली हम लोग पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हमारे एजुकेशन की तरफ कैसे मदद करता है। तो आपको पता ही होगा कि हम लोग जो देखते हैं, मतलब क्लासरूम में पढ़ाई करते हैं, तो क्लासरूम में कैसे बोर्ड से पढ़ाई किया जाता है, व्हाइट बोर्ड रहता है, पहले के टाइम पे ब्लैक बोर्ड रहता है, पर अभी के टाइम पे क्या किया गया है, वहां पर इंटरैक्टिव बोर्ड को यूज किया जाता है। इंटरैक्टिव बोर्ड, इंटरैक्टिव बोर्ड से क्या होता है, हम लोग क्लास में ज्यादा ध्यान देते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं क्लास में ज्यादा ध्यान देते हैं और पढ़ाई उनके अच्छे तरीके से हो सकता है। तो ये सब क्या है, ये सब आपका इंफॉर्मेशन पहुंचाने का तरीका है। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अगर देखा जाए तो कम्युनिकेशन में क्या होता है, कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है, सिंपल तरीके से अगर बोला जाए, किसी बातचीत करने वाले को, मतलब बातचीत जो होता है उसी को कम्युनिकेशन कहा जाता है। तो इसके लिए जब टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, जैसे देखिए मैं यहाँ पर एक रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, अगर मैं नॉर्मली बात करता तो अलग वॉइस रिकॉर्डिंग होता है, और यहाँ पर मैं एक माइक यूज कर रहा हूँ। तो माइक जो मैं यूज कर रहा हूँ उससे क्या हो जा रहा है, वॉइस का रिकॉर्डिंग जो है अच्छी तरीके से हो रहा है, और इसलिए जब वीडियो में आपको ऑडियो अच्छा सुनाई देगा तब आपको पढ़ाई में भी ध्यान लेगा और पढ़ाई करने का भी मन होगा। तो ये हो गया कम्युनिकेशन, और ये दोनों मिला के इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन हम लोग को क्या प्रोवाइड कर रहा है, थ्रू द टेक्नोलॉजी। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे आईसीटी में, जो कि आपका इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। जब आईसीटी एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, आईसीटी एजुकेशन अगर देखा जाए तो मेनली इसे 3 हिस्से में डिवाइड करते हैं। पहला है आपका नॉर्मली आईसीटी एजुकेशन, आईसीटी एजुकेशन। दूसरा है आपका आईसीटी सपोर्टेड एजुकेशन, आईसीटी सपोर्टेड एजुकेशन। और तीसरा आपका आईसीटी इनेबल्ड एजुकेशन। तो अब तीनों को अच्छे तरीके से समझिए, क्योंकि ये काफी बार आपके एग्जाम में आता है, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे कुछ घुमा के क्वेश्चन नहीं आता है। तो आईसीटी एजुकेशन क्या है, आईसीटी एजुकेशन मतलब है जब आईसीटी यूज करने के लिए हम लोग मैन पावर बनाते हैं। मैन पावर जैसे कि किसी को कंप्यूटर सिखाना है, आईटी पर्सनल्स
ये सब क्या होगी आपके आईसीटी एजुकेशन की, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इन सब को कैसे यूज करना है सही तरीके से ताकि हम लोग बेनिफिट कर पाए उससे, इससे कहा जाता है आपका आईसीटी एजुकेशन। मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में जब हम लोग सीखते हैं तो उसे कहा जाता है आईसीटी एजुकेशन। फिर देखेंगे आईसीटी सपोर्टेड एजुकेशन। आईसीटी सपोर्टेड एजुकेशन होता है हम लोग के क्लासरूम के वीडियोस। क्लासरूम में जो पढ़ाई होता है ज्यादातर, तो उसमें क्या किया जाता है, एक टीचर होते हैं और टीचर आपके इंटरैक्टिव वीडियोस में पढ़ाई करवाते हैं। तो इससे क्या होता है, टीचर जो है फिजिकल प्रेजेंस है और जो आपका इंटरैक्टिव वीडियो दिखाया जाता है या फिर इंटरैक्टिव पैनल होता है, वो क्या होता है, वो होता है आपका टेक्नोलॉजी। तो जिसमें आपका दोनों मिला दिया जाता है उसे कहा जाता है आईसीटी सपोर्टेड एजुकेशन। और फिर आता है आईसीटी एनेबल्ड एजुकेशन। ये जो आप वीडियो देख रहे हो या यूट्यूब में आप कोई भी वीडियो देखते हो, फिर क्लासेस होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, रिकॉर्डेड क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस जो कि आपके ऑनलाइन मीडियम के थ्रू किया जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है, आईसीटी एनेबल्ड एजुकेशन। जहां पर पूरे तरीके से क्लास को आईसीटी के थ्रू कंट्रोल किया जा रहा है। जैसे देखिए मेरे सामने एक पेन टैबलेट है, माइक है, उसके बाद लैपटॉप है जिससे मैं पढ़ाई करवा रहा हूँ। इसमें कोई वीडियो देखेगा तो वो यूट्यूब में जाएगा, यूट्यूब में जाके वीडियो देखेंगे। अगर वीडियो का कुछ सेटिंग्स चेंज करना होगा वो भी अपने तरीके से कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका आईसीटी एनेबल्ड एजुकेशन। ये आईसीटी एनेबल्ड एजुकेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है आपका MOOC। जो MOOC है इसका फुल फॉर्म है आपका मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। अब ये मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स क्या होते हैं? ये मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज की अगर बात की जाए तो जैसा मैंने बताया कि रिकॉर्डेड वीडियोस रहते हैं या फिर लाइव वीडियोस रहते हैं जिन्हें स्टूडेंट्स अपने हिसाब से देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको पता ही होगा कि यूडेमी बोल के एक वेबसाइट है या फिर एक एप्लीकेशन है जहां पर आप पढ़ाई सीख सकते हैं, कंप्यूटिंग सीख सकते हैं, बहुत कुछ के बारे में एजुकेशन ले सकते हैं। तो ये सब क्या हो गया, यूडेमी, फिर आपका स्किल शेयर, ये सब क्या हो जाता है आपका मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। अब ये जो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स होते हैं ये आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपका XMOOC और एक होता है आपका CMOOC। तो इनमें डिफरेंस क्या होता है, जो X होता है उसमें आपके कोई भी चेंजेस नहीं किए जा सकते। मतलब जो वीडियो पहले से रिकॉर्डेड है वैसे ही रहेंगे, इसमें कोई भी कोर्स में चेंज नहीं किया जाएगा। तो उसे कहा जाता है आपका XMOOC। और CMOOC का मतलब क्या होता है, जिसमें आपका चेंज किया जा सकता है। जैसे आप मान लीजिए कोई ऑनलाइन कोर्स खरीदते हो, तो ऑनलाइन कोर्स आप जो खरीदते हो उसमें आपके लाइव वीडियोस है। तो लाइव वीडियोस में आप टीचर्स को क्वेश्चन पूछ सकते हो कि कैसे किया जाता है और उसके हिसाब से वो आपको आंसर देंगे और कोर्सेस बनेंगे। तो MOOC क्या है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस। ये दो टाइप के हो सकते हैं, एक X हो सकता है और एक C हो सकता है। X मतलब आपका चेंज नहीं होगा और C मतलब आपका चेंज होगा। C से आप याद रख सकते हो कि C मतलब है चेंज और X उसका ठीक उल्टा होगा, नो चेंज। तो ये हो गया आपका आईसीटी एजुकेशन। अब देखेंगे इंडिया में क्या क्या आईसीटी एजुकेशन है। तो सबसे पहले अगर इंडिया में देखा जाए आईसीटी एजुकेशन कैसे फैलाया गया है, पहले हम लोग को समझते हैं कि आईसीटी एजुकेशन के लिए जो नेटवर्क होते हैं उसे कैसे हर जगह में आपका डिवाइड किया गया है ताकि हर जगह में आपका कंप्यूटर और इंटरनेट ये सब पहुंच पाए। तो फिर स्कूल्स के लिए आपका जो स्कूल्स यहाँ पर कॉलेजेस और यहाँ पर यूनिवर्सिटी।
तो स्कूल के बारे में अगर बात की जाए तो स्कूल में आपके जो ग्रामीण स्कूल होते हैं, जो कि आपके विलेज के तरफ के स्कूल होते हैं, वहां पर इंटरनेट पहुंचाने के लिए काम किसने किया? तो फिर उसका नाम है आपका विद्या वाहिनी। विद्या वाहिनी, जो कि शहर के स्कूल्स होते हैं और कॉलेजेस होते हैं, वहां पर आपके इंटरनेट को पहुंचाने के लिए किसने काम किया है? तो और नेट। अर्नेट का फुल फॉर्म क्या है आपका? एडुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क। एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क। फिर हम लोग देखेंगे यूनिवर्सिटी की तरफ। यूनिवर्सिटी अगर देखा जाए तो यूनिवर्सिटी में आपका नेटवर्क किसने पहुंचाया है और सभी यूनिवर्सिटीज को कनेक्ट किया? तो वो है आपका इन लीप नेट। इन फ्लिप नेट का फुल फॉर्म क्या है? इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। तो सबसे पहले अगर नेटवर्क देखा जाए तो फिर जितने गांव के स्कूल्स होते हैं उन स्कूलों में ये नेटवर्क पहुंचाने का काम किसने किया? तो फिर आपका काम क्या है वहां पर स्कूलों में पहुंचाने के लिए विद्या वाहिनी। अगर कॉलेजेस में देखा जाए तो कॉलेजेस में किसने किया है? अर्नेट। अर्नेट का फुल फॉर्म क्या है? एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क। एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क। और यूनिवर्सिटी लेवल पे देखा जाएगा, यूनिवर्सिटी लेवल पे है आपका इन्फ्लिबिनेट। इन्फ्लिबिनेट का फुल फॉर्म क्या है? आपका इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। अब इनमें देखेंगे स्कूल्स, कॉलेजेस और आपके यूनिवर्सिटीज में मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोवाइडर ऑफ नेट एंड एजुकेशन कोर्सेस का, एजुकेशनल रिसोर्सेस कौन प्रोवाइड करता है? स्लाइड ऐड कर। सबसे पहले अगर बात की जाए तो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे आपके स्कूल्स, फिर आपका कॉलेज, फिर आपका यूनिवर्सिटी। तो सबसे पहले अगर स्कूल की बात की जाए, स्कूल में जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं मेनली आपके है एन और जो आईसीटी के थ्रू इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं वो है आपके सीबीएसई और एनसीईआरटी। एनसीईआरटी और सीबीएसई। अगर कॉलेज लेवल पे देखा जाए, कॉलेज लेवल पे आपका इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। और यूनिवर्सिटी लेवल अगर देखा जाए तो यूनिवर्सिटी लेवल पे प्रोवाइड करता है आपका यूजीसी। अगर यहाँ पर सबसे पहले बात किया जाए स्कूल के लेवल पे, स्कूल के लेवल पे अगर बात किया जाए तो एनसीईआरटी क्या प्रोवाइड करता है? ये आपका एप्लीकेशन है
एप्लीकेशन, आप अगर देखेंगे तो एनसीईआरटी का खुद का एप्लीकेशन है जहां पर वो पढ़ाई के चीजें प्रोवाइड करता है। एनसीईआरटी का एप्लीकेशन और ई कंटेंट, जहां पर वो डिफरेंट पीडीएफ जो है वो सब आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। सीबीएसई का देखा जाए, अगर सीबीएसई का है आपका साक्षर, जैसे कि इनका है सीबीएसई का है साक्षर, यहाँ पर भी ये ई कंटेंट प्रोवाइड करते हैं फॉर क्लासेस 11 एंड 12। ई कंटेंट पीडीएफ ये सब प्रोवाइड करते हैं सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए साक्षर और 11 एंड 12। कॉलेज में अगर देखा जाए तो कॉलेज में आपका इग्नू काफी कुछ प्रोवाइड करता है। तो इग्नू अगर देखा जाए, इग्नू के मेनली जो प्रोवाइड करते हैं उन्हें दो हिस्से में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक है आपका ई ज्ञान कोश, ई ज्ञान कोश, और दूसरा है उसका ई साक्षर पोर्टल। ई ज्ञान कोश की अगर बात की जाए तो ई ज्ञान कोश वही है आपका जितने भी किताबें हैं, डिजिटल डिपॉजिटरी है, वो सब यहाँ पर मिलता है। ई ज्ञान कोश क्या है आपका डिजिटल, जैसे कि आपका पीडीएफ हो गया, कोई किताब हो गया, ई कंटेंट हो गया, ये सब आपको कहाँ मिलते हैं? आपको मिलता है ई ज्ञान कोश में। और आपके ई साक्षात पोर्टल में पीडीएफ तो मिलता ही है, आपके जितने पीडीएफ आपको वीडियो फॉर्म में भी काफी सारा लेक्चर मिलता है। तो इसे इग्नू के तरफ से कहा जाता है आपका वन स्टॉप एडुकेशन पोर्टल। वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल। फिर लास्ट में हम लोग क्या देखेंगे इग्नू के बारे में, यूनिवर्सिटी लेवल के बारे में देखेंगे। यूनिवर्सिटी लेवल के बारे में अगर देखा जाए तो यूनिवर्सिटी लेवल के बारे में अगर देखा जाए तो आपका यूनिवर्सिटी लेवल में आता है यूजीसी। और यूजीसी का क्या है? तो यूजीसी का ई पीजी पार्ट, तो आपका यूजीसी का क्या है? तो ई पीजी पाठशाला। तो फिर स्कूल्स में हम लोग सबसे पहले देखेंगे स्कूल्स में आपके क्या है। तो स्कूल में आपका एनसीईआरटी और सीबीएसई, एनसीईआरटी का खुद का एप्लीकेशन है और ई कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। सीबीएसई का अगर देखा जाए, सीबीएसई का आपका साक्षात है जो कि क्लास 11 और 12 के लिए कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, ई कंटेंट। फिर कॉलेजेस में अगर देखा जाए तो कॉलेजेस में आपका इग्नू मेन प्रोवाइडर, जिसमें है आपका ई ज्ञान कोश जो कि आपका डिजिटल डिपॉजिटरी, और ई साक्षात पोर्टल जिसमें आपके सारे वीडियोस और लेक्चर्स सारे मिला के मिलते हैं, उसमें पीडीएफ भी आपको मिलेगा। तो उसे कहा जाता है आपका वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल। फिर हम लोग आएंगे यूजीसी पे। यूजीसी का क्या है? तो उसका है आपका ई पीजी पाठशाला। इसके बाद पढ़ेंगे नेपटेल के बारे में। तो सबसे पहले नेपटेल के बारे में अगर पढ़ा जाए तो नेपटेल क्या है? नेपटेल का फुल फॉर्म है आपका नेशनल नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजिकल enhanced
लर्निंग। तो नेपटेल का फुल फॉर्म क्या है? नेपटेल का फुल फॉर्म है नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजिकल एनहेंस लर्निंग। तो ये बनाया गया आपके इंजीनियरिंग के लिए। ये जितने भी आपके इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बनाया गया है कि इंजीनियरिंग के जो डिफरेंट कोर्सेस है वो सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो दिस इज मेड फॉर इंजीनियर। तो जो भी स्टूडेंट्स आपके इंजीनियरिंग के बारे में और पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए ये बनाया गया है नेपटेल, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजिकल एनहेंस लर्निंग। इसमें आपके जैसे हो गया सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया, कंप्यूटर इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, जितने भी टाइप के इंजीनियर्स होते हैं उनके जो पढ़ाई के कोर्सेस होते हैं वो सारे कोर्सेस आपको नेपटेल में अवेलेबल मिलेंगे। नेपटेल को बनाया किसने? तो नेपटेल को बनाने में काम किया है आपके 7 IIT और IISc बेंगलुरु ने। तो इन्होंने मिलके आपके बनाया है नेपटेल को। और नेपटेल को बनाने के लिए ओपन सोर्स किसका यूज किया गया? नेपटेल को बनाने के लिए ओपन सोर्स इसका यूज किया गया। तो फिर कोर्स बिल्डर। ओपन सोर्स का मतलब क्या है? ओपन सोर्स जैसे मान लीजिए मैं ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मैं ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ OBS सॉफ्टवेयर से, तो ये क्या हो गया? ये हो गया मेरा ओपन सोर्स। तो वैसे ही ये कोर्स को बनाने के लिए उन्होंने कौन सा ओपन सोर्स यूज किया है? तो वो है आपका कोर्स बिल्डर। और लैंग्वेज कौन सा यूज किया है? लैंग्वेज तो फिर पाइथन। जैसे देखिए हम लोग जो लैंग्वेज बोलते हैं वो कंप्यूटर को समझ में नहीं आता है, इसलिए कंप्यूटर के लिए अलग से लैंग्वेजेस होते हैं जिन्हें कंप्यूटर समझ पाए कि हम लोग क्या बोलना चाहते हैं। तो वैसे यहाँ पर पाइथन का यूज़ किया गया है। जैसा हम लोग स्कूल में क्या यूज़ करते थे, मेरे स्कूल में तो यूज़ करते थे जावा। तो ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर्स के लैंग्वेज होते हैं, तो उनमें से कौन सा लैंग्वेज इन्होंने यूज़ किया कोर्स को बनाने के लिए, वो होगा आपका पाइथन। इसके बाद है आपका मूव किट। तो मूव किट किसने बनाया है? तो मूव किट बनाया है आपके IIT कानपुर ने। मूव किट किसने बनाया है? IIT कानपुर ने। आप कैसे याद रख सकते हो कि मूव किट किसने बनाया है? तो ये फिर बनाया है आपके IIT कानपुर ने। और ये किस लिए बनाया गया है? जहाँ पर आपका नेटवर्क अच्छा नहीं रहता, फॉर लो कनेक्टिविटी, जहाँ पर आपका इंटरनेट फैसिलिटी अच्छा नहीं है उन जगहों के लिए ये बनाया गया है। उन जगहों के लिए ये बनाया गया है ताकि ये दो नेटवर्क पे भी अपना काम कर सके। जैसा आप देखेंगे कि व्हाट्सएप जो है वो काफ़ी, अगर आपका इंटरनेट प्रॉब्लम भी रहा और इंटरनेट पैकेज अच्छे से काम भी नहीं किया तभी वो काफ़ी आसानी से चलता है। तो वैसा ही एक बनाया गया है, उसी टेक्नोलॉजी मतलब उसी आइडिया के बेसिस पे एक बनाया गया है जिसका नाम है आपका मूव किट। तो मूव किट अगर देखा जाए, मूव किट के लिए आपका ओपन सोर्स जो यूज किया गया है, ओपन, तो मूव किट के लिए ओपन सोर्स यूज किया गया उसका नाम है आपका ड्रूपल। ये आपके 2021 के एग्जाम में आया था कि कौन सा ओपन सोर्स यूज किया गया आपके मूव किट के लिए। और आपका लैंग्वेज
लैंग्वेज जो यूज किया गया, एक है आपका PHP और दूसरा आपका जावा। तो ये आपका मूवकिट। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग IIT बॉम्बे एक्स के बारे में। IIT बॉम्बे एक्स, तो IIT बॉम्बे एक्स की अगर बात की जाए तो इसको आपके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, नेम सीट NMEICT और आपके गूगल ने बनाया है। तो इसमें कौन कौन है? आपके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन NMEICT जो कि नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन, वो ICT, और आपकी गूगल। इसके बारे में हम लोग और भी डिटेल्स में सामने की तरफ पढ़ेंगे, मतलब इसके बाद पढ़ेंगे। और लास्ट में आपका गूगल। तो इसके जो मेनली इसका बनाया है IIT बॉम्बे एक्स को, नाम से पता चल रहा है, तो किसने बनाया है? फिर IIT बॉम्बे ने। IIT बॉम्बे ने ये बनाया है IIT बॉम्बे एक्स। और इसमें आपका ओपन सोर्स क्या यूज किया गया? ओपन सोर्स। तो इसमें आपका ओपन सोर्स यूज किया गया, ओपन एड एक्स। इसमें कौन सा यूज किया गया ओपन सोर्स? तो ओपन एड एक्स। और लैंग्वेज जो है यूज किया गया, लैंग्वेज यूज किया गया आपका पाइथन। तो ये है आपका IIT बॉम्बे एक्स। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्वयं के बारे में। तो स्वयं के बारे में अगर बात की जाए तो स्वयं एक तरीके का मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है, जिनके बारे में हमने पहले बात किया गया था, वही है आपका स्वयं। और ये बिल्कुल पूरे इंडिया में बनाया गया है स्वयं को। तो स्वयं किसने बनाया है? तो स्वयं बनाया है आपके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने और माइक्रोसॉफ्ट। ये याद रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अभी क्या बन गया है? तो आपका बन गया वो MHRD। यहाँ पर भी याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन क्या बन गया है? तो इमेज, इस पर कंफ्यूज मत होइएगा। अगर एग्जाम में कुछ भी आए, MHRD या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, दोनों आपके सेम है। तो फिर इसका मेन मोटो क्या है? इसे बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में ये काफी बार आता है। इसका मेन मोटो है एजुकेशन एक्सेस, मतलब हर एक जगह में जो स्टूडेंट्स पढ़ाई करना चाहते हैं वो एजुकेशन के एक्सेस कर पाए, कि वहां पर पहुंच पाए। इक्विटी, मतलब सबको इक्वल चांसेस देना। और आपका क्वालिटी। तो ये तीनों आपको याद रखना है, एक्सेस, इक्विटी और क्वालिटी। तो यहाँ पर अगर देखा जाए कोर्सेस आपके क्लास 9 से, यहाँ पर कोर्सेस जो है वो आपके क्लास 9 से ग्रेजुएशन तक होते हैं। यहाँ पर सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो गया, थोड़ा वेट कर लीजिए। तो यहाँ पर जो कोर्सेस होते हैं वो आपके क्लास 9 से आपके पोस्ट ग्रेजुएशन तक इनकी कोर्सेस चलते हैं। मतलब आपका मास्टर्स भी जब होता है उसके भी कोर्सेस आपको मिल जाएंगे। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म
वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म। और स्वयं प्रभा जो है, स्वयं प्रभा में आपको यूजीसी नेट के बारे में भी बहुत सारे कोर्सेस मिल जाएंगे। सिर्फ पेपर 1 से रिलेटेड नहीं, आप अगर चाहें तो पेपर 2 से भी रिलेटेड कोर्सेस आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो पेन टैबलेट में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए इसको फिर से रिफ्रेश करके देखते हैं। चलिए ठीक हो गया। तो यहाँ पर जो कोर्सेस है वो आपके क्लास 9 से पोस्ट ग्रेजुएशन तक सारे कोर्सेस मिलेंगे। और जैसे मैं ये बता रहा था कि आपको अगर यूजीसी का भी कोई कोर्स चाहिए, आप अगर अच्छे से मास्टर्स के बारे में पढ़ने जाते हैं, जैसे पेपर 2 में हमारा सिलेबस क्या रहता है, पूरा मास्टर्स का जो सिलेबस है उसी के बारे में आपका पूरा रहता है। तो आप वहाँ से यहाँ से भी पढ़ सकते हो स्वयं से, जो कि काफ़ी अच्छा रहेगा। तो स्वयं की अगर बात की जाए तो स्वयं को आपके 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया जाता है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम में। इसे 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया जाता है। क्वाड्रेंट क्या होता है? क्वाड्रेंट कुछ नहीं है, 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। इसमें पहला हिस्सा क्या होता है? पहला है आपका वीडियो ट्यूटोरियल्स। वीडियो ट्यूटोरियल्स, अभी आप जैसे वीडियो देख रहे हैं वैसे ही आपके वीडियो ट्यूटोरियल्स, रिकॉर्डेड वीडियो ट्यूटोरियल्स स्वयं पे मिलेंगे। दूसरा क्या है आपका? ई कंटेंट। ई कंटेंट, जैसे ये वीडियो देखने के बाद आप अगर डिस्क्रिप्शन में जाके पीडीएफ डाउनलोड करता है तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका ई कंटेंट। फिर तीसरा है आपके सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट, तो जब आपका कोर्सेज खत्म हो जाता है उसके बाद आप यहाँ पर क्वेश्चन भी कुछ सॉल्व कर सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि आपका डेवलपमेंट कहाँ तक हुआ है। और नंबर 4 है आपका डिस्कशन फोरम। तो स्वयं के आपके 4 क्वाड्रेंट्स है। पहला है आपका वीडियो ट्यूटोरियल्स, दूसरा आपका ई कंटेंट, तीसरा आपका सेल्फ असेसमेंट और चौथा है आपका डिस्कशन फोरम। ये हो गया स्वयं। फिर आता है आपका स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा भी अगर देखा जाए तो ये गवर्नमेंट के तरफ से चलाया जाता है। स्वयं प्रभा में क्या होता है, हम लोग टीवी में डीटीएच चैनल्स होते हैं जो एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। इसमें आपके 34 डीटीएच चैनल्स हैं। 34 डीटीएच, इसमें आपके 34 डीटीएच चैनल्स है, जिसमें हर दिन आपको 4 आवर्स का न्यू प्रोग्राम होता है। 4 घंटे का प्रोग्राम होता है। और दिस इज रिपीटेड 6 times a day। तो ये कितना हो गया? 6 times a day, 4 घंटे के प्रोग्राम को रिपीट किया जाता है, तो 24 आवर्स। 24 आवर्स सेम प्रोग्राम को क्यों दिखाया जाता है? क्योंकि आपका जिस टाइम पे जिसको मन है वो देख सकता है। और ऐसा नहीं हो कि कोई मान लीजिए ऑफिस में जाता है, या फिर कोई खेतों में जाता है, या फिर कोई स्कूल और ट्यूशन कहीं पे और पे जाता है, इसके लिए वो प्रोग्राम मिस कर दे। अगर वो एडुकेशन को रिसीव करने नहीं जाता है, एडुकेशन रिसीव करने के बारे में सीरियस है,
तो किसी भी टाइम पे एजुकेशन के ये चैनल्स देख सकता है और एजुकेशन को रिसीव किया जा सकता है। तो इसलिए इन प्रोग्राम्स को बार बार दिन में 6 बार रिपीट किया जाता है, ताकि जो इसको एजुकेशन को रिसीव करना चाहते हैं वो अपने हिसाब से टाइम को डिवाइड कर सके। अगर इसके लिए यूज किया जा सकता है, मतलब इसके लिए यूज किया जाता है GSAT-15 सैटेलाइट। जो मैं येलो में लिख रहा हूँ वो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। येलो में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये पिछले बार आपके एग्जाम्स में आए थे और ये बार बार रिपीट होते, इसलिए मैंने येलो में जो भी लिख रहा हूँ जितने भी पॉइंट्स वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्या है आपका GSAT-15 सैटेलाइट्स यूज किए जाते हैं फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ दिस चैनल्स। और इसका अगर हेडक्वार्टर्स देखा जाए तो इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, तो ये है आपके बाईसैग गांधीनगर में। जहाँ से इसको अपलिंक किया जाता है वो है आपके बाईसैग गांधीनगर में। ये कहाँ पर है, तो ये है आपके गुजरात में। और इसका अगर देखा जाए जो वेब पोर्टल होता है, तो वेब पोर्टल को कौन मेंटेन करता है, वेब पोर्टल, ये जो चैनल है उसका जो वेबसाइट होते हैं उनको कौन मेंटेन करता है, तो इसको मेंटेन करता है आपका इनफ्लिबिनेट। इनफ्लिबिनेट आपको याद रहा होगा कि ये यूजीसी का है। तो इसका वेब स्वयं प्रभा का जो वेब पोर्टल होता है उसे कौन मेंटेन करता है, तो फिर इनफ्लिबिनेट। चलिए इसके बारे में देखते हैं। NMEICT, तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देखते हैं। NMEICT, इसका फुल फॉर्म है आपका नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT। तो नेम सेट का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT। नेम सेट के अंदर आपके 5 ऑर्गेनाइजेशंस हैं। पहले इनको देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला है आपका नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की अगर बात की जाए तो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी जो है ये किसने बनाया, तो फिर IIT खड़गपुर। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर आपके सारे ई कंटेंट अवेलेबल है। यहाँ तक कि अगर आप UGC के बारे में भी पढ़ाई करना चाहो तो यहाँ से जाके आप पढ़ाई कर सकते हो। यहाँ पर आपको पेपर 1 और पेपर 2 के जो कंटेंट होते वो अवेलेबल मिलेगा। पेपर 2 तो मैंने खाली देखा है कि साइकोलॉजी का अवेलेबल है, अभी मुझे पता नहीं है कि कौन कौन से सब्जेक्ट को ऐड किया गया है। तो ये नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी क्या है, आपके IIT खड़गपुर ने बनाया था और इसमें आपके डिफरेंट ई कंटेंट जो होते हैं वो सारे ई कंटेंट आपको अवेलेबल होंगे। डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जितने ई कंटेंट होते हैं और डिफरेंट लाइब्रेरी सोर्सेस में जितने आपके ई कंटेंट होते हैं सारे आपको मिलेंगे नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी में। यहाँ पर और एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं। पहले तो हमने पढ़ लिया नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, अब पढ़ेंगे ई शोध सिंधु।
ईशो तो अगर ईशोद सिंधु के बारे में बात की जाए, ईशोद सिंधु, तो ईशोद सिंधु के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ थीसिस मिलते हैं। ये हम लोग मतलब पीएचडी में जाने के बाद जो थीसिस बनाते हैं वो सारे थीसिस आपको ईशोद सिंधु में मिल जाते हैं। किसने किस चीज़ के बारे में रिसर्च किया, कौन सा टॉपिक था, कौन से टॉपिक के बारे में उन्होंने क्या डाटा कलेक्ट किया, वो सब आपके ईशोद सिंधु में अवेलेबल होते हैं। इससे क्या होता है, इनसे दो चीज़ें हेल्प में करती है। एक तो जो आपके रिसर्च करना चाहते हैं उनका नॉलेज में हेल्प करते हैं, इंफॉर्मेशन गैदरिंग में हेल्प करते हैं, और दूसरा है कि ये कॉपी करने में प्रॉब्लम होता है। कि मान लीजिए थीसिस, अगर एक जन का थीसिस कोई दूसरा जन अगर कॉपी करना चाहे तो वो ई शोध सिंधु में देख सकता है कि कौन सा आपका कॉपीड है। जैसे मान लीजिए पहले के टाइम में क्या होता था, कश्मीर में मान लीजिए कोई एक थीसिस बना रहा है, कोई एक रिसर्च कर रहा है, और उसी रिसर्च को आपका कन्याकुमारी में कोई बैठ के कॉपी कर सकता है। क्योंकि क्या होता है कि आपका श्रीनगर में क्या रिसर्च कर रहा है, आपके तमिलनाडु तक पहुंचने में काफी टाइम लगता था। पर ई शोध सिंधु में क्या होता है, ये सब आपके इंटरनेट पे है। मतलब दुनिया के कोई भी कोने में जैसे ही कोई रिसर्च करेगा और वो ई शोध सिंधु में आपका अपडेट होगा, तो सारे रिसर्चर्स को पता चल जाएगा कि ये रिसर्च किसने किया था। और इससे आपका कॉपी करने में, आपका जो रिसर्च होते हैं, रिसर्च टॉपिक्स कॉपीड होने में इसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो ये है आपका ई शोध सिंधु। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग ई विद्वान। ई विद्वान तो ई विद्वान की अगर बात की जाए तो ये सब आपके साइंटिस्ट के बारे में बताता है कि कौन से साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या रिसर्च किया है, उनके क्या डेवलपमेंट्स है, ये सब इंफॉर्मेशन देता है आपका ई विद्वान। ई विद्वान से क्या होता है, साइंटिस्ट कौन कौन से है इनका एक कम्युनिकेशन नेटवर्क बनता है। उस कम्युनिकेशन नेटवर्क से क्या होता है, मान लीजिए कोई कॉलेज जो है अपने कॉलेज में किसी को इनवाइट करना चाहते हैं, किसी प्रोफेसर को, उस प्रोफेसर के बारे में उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, ये सब नॉलेज कहाँ से मिलता है, तो ये सब नॉलेज मिल सकता है आपके ई विद्वान से। अब सिर्फ दो ही बाकी है। तो पहला है आपका ई विद्वान के बाद ई कल्प। ई कल्प, तो ई कल्प किस लिए बनाया गया था, ये डिजाइन रिलेटेड जितना भी नॉलेज है आपका ई कल्प में अवेलेबल होगा। और आखिर में आपका ई यंत्र। यंत्र, ई यंत्र की अगर बात की जाए तो ई यंत्र में क्या होता है, ई यंत्र में आपके रोबोटिक्स के बारे में सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये है आपका ई यंत्र। अब देखते हैं हम लोग नेम सेट को कैसे याद रख सकते हैं, कि उसके अंडर इतने सारे प्रोग्राम्स हैं, उन प्रोग्राम्स को हम लोग कैसे याद रखेंगे। तो सबसे पहले ऊपर लिख लेते हैं हम लोग तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले यहाँ पर है आपका नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। दूसरा अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, ई शोध
सिंधु। फिर आपका ई विद्वान। फिर आपका ई कल्प। ई कल्प। और आखिर में आपका ई तो पहले आप लोग इसको लिख लीजिए कि आपके NMEICT के अंदर कौन कौन से प्रोग्राम्स है। तो सबसे पहले देखते हैं एनडीएल को कैसे याद रखा जाए। तो एनडीएल क्या है? आपका नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी में क्या होता है? आपके डिफरेंट तरीके के इंफॉर्मेशन होते हैं। शोध सिंधु भी क्या है? आपके थीसिस रहते हैं, वहाँ से क्या मिलता है? इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन को कौन पढ़ाई करता है? कोई विद्वान ही पढ़ाई करेगा, जो कि आपका एडुकेटेड इंसान होगा, वही आपका पढ़ाई करेगा। और विद्वान जब टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाई करेगा तो वो क्या करेगा? टेक्नोलॉजी का डिज़ाइन करेगा और टेक्नोलॉजी के बारे में बनाएगा। टेक्नोलॉजी बनाएगा। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि सबसे पहले कोई एक ज्ञानी व्यक्ति जो है एक लाइब्रेरी में घुसेगा या फिर पुस्तकालय में घुसेगा, वहाँ पर जाके वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद वो विद्वान बन जाएगा, और जब टेक्नोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेगा तब वो क्या करेगा? एक रोबोट डिज़ाइन करेगा। इससे आपका हो जाएगा नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, ई शोध सिंधु, ई विद्वान, ई कल्बा और ई यंत्र। और बाकी सब जो है वो सब तो काफ़ी आसान है, कुछ इसमें समझने के लिए है नहीं। सिर्फ आपको एक दो बार इसको पढ़ाई करना पड़ेगा, और एक दो बार आप अगर आपने खुद से इसका नोट्स बना लिया तो वो तो बहुत ही अच्छा है, या फिर आप इस वीडियो को अगर देख भी लेंगे तो आपको उससे भी याद हो जाएगा। तो आज का चैप्टर बस यहीं तक था। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा है, और थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो पे।